दर्शन न्यूज। नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत पर हम लगातार नए नए चेहरों से बात करते आते हैं। मुद्दे हमारे वही होते हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन तीनों ही मुद्दों पर आज भी हम एक नए चेहरे से बात करेंगे, और जिससे हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में बता दूं। मजीद मेमन जी से हम बात कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद रह चुके हैं एनसीपी से, और हाल फिलहाल में एआईटीएमसी को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि एक क्रिमिनल लॉयर रहते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस भी इन्होंने हैंडल करे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जिस तरह से हम 2030 के भारत की बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक सबसे पहला और सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2030 में आप भारत देश को कहाँ देखते हैं, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के पैमाने पर? देखिए, 2030 यानी लगभग 5-6 साल का अभी अवसर और है। अगर भारत को आप इस दृष्टि से देखें कि 21वीं शताब्दी में पिछले 24-25 वर्षों में भारत ने कितनी प्रगति की है, तो मैं समझता हूं कि किसी भी भारतीय नागरिक के लिए ये गौरव की बात है कि पिछले 25 वर्षों में हमने काफी प्रगति की है और विश्व में अपना एक अच्छा मकाम बनाया है। ये बात इसलिए कि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काफी खुशनसीबी है भारत की कि भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो एक उपलब्धि भारत की है, सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि भारत एक मैन पावर है। हमारे पास जो 140 करोड़ लोग आज बसते हैं भारत में, विश्व में एक बहुत बड़े देश की रूप में, तो ये एक मैन पावर जो हमारा है वो हमें बाकी के देशों से आगे रखता है। ये और बात है कि 140 करोड़ लोगों के लिए सब तभी सुविधाएं पैदा करना, उनकी गरीबी दूर करना, उनको नौकरी का रोजगार मुहैया करना, ये सब कठिन मसले हैं। और हम्म। उस दृष्टि से भारत में गरीबी भी है आज। और विश्व की जो लिस्ट बनती है कि या तो हंगर लिस्ट बनती है या फिर प्रोग्रेस लिस्ट बनती है, उसमें हम काफी नीचे आते हैं। हमारी जो पोजीशन है वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि आज भारत में जिस तरह का प्रशासन चल रहा है, ये तो हमने 2024 में एक नई सरकार फिर से चुन कर दी है। भारत के 140 करोड़ लोगों ने जिस तरह से 5 वर्ष के काल के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रशासन को का निर्माण किया है, कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष तक के सरकार चलाई है और ये उनका तीसरा टर्म है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मगर अब जरा मिली जुली सरकार है तो थोड़ा सा बदलाव आया है। और इतना है कि अ, कुछ दंगे या कुछ आपसी धार्मिक चीजों को लोकतांत्रिक जीवन में लाना, इसकी वजह से कहीं कहीं कुछ मसले हुए हैं। जहाँ तक के कानून और व्यवस्था की बात भी है, तो हमने देखा कि हम कुछ ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके। हमारे देश में आज भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं और गुनाह होते हैं तो अदालतें बहुत धीमी गति से चलती हैं, कई वर्षों तक के न्याय नहीं हो पाता। गरीबी रेखा में भी बहुत सारा एक जनता का हिस्सा आज भी पड़ा हुआ है। और अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है, वो अगर किसी भी देश की प्रगति को आपको नापना हो, तो उस दृष्टि से अमीर और गरीब का के बीच का फर्क जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन हम्म। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में अमीर और गरीब के दरमियान का जो फासला है वो बहुत बढ़ गया है। और सर, अगर गरीब गरीब ये फासला बढ़ रहा है तो फिर भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है? इसमें आप अगर देखें तो गरीबों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या और ऐसे लोगों बीमारों की संख्या बढ़ी है 140 करोड़ में पिछले कुछ वर्षों में। तो इसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी मेहनत करते होंगे, उन्होंने प्लान बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई है, लेकिन वहाँ कुछ सफलता खास प्राप्त नहीं हुई है। और जब तक अब 2029 में
फिर एक बार जनता को मौका मिलेगा कि वो अपनी सरकार चुने। अब ये जैसा प्रशासन, जैसी सरकार आप चुनते हैं, उसका प्रशासन उसी रूप से चलता है। अब भारत में आशाएं काफी हैं, और भारत में यानी उम्मीदें काफी हैं। मगर इस जो प्रशासन चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गरीबों का और अमीरों के दरमियान के फासले को कम करें, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब ज्यादा न बने, और अमीर जो है वो अमीर ज्यादा ना बने। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोगों के हाथ में सारी पूंजी दे देना, ये एक लोकतांत्रिक जीवन में, हमारे भारत, विशाल भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। इसके लिए जी चाहिए कि हमें कुछ ऐसा पॉलिसीज लानी होगी, ऐसे काम करने होंगे कि जिससे उद्योग बड़े, हैंडीक्राफ्ट और आर्टिस्टों को उत्साह मिले, उन्हें कहीं रोजगार मिले। बेरोजगारी का भी आंकड़ा आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास आज शिक्षित लोग बेरोजगार नौकरी के लिए दौड़ रहे यहाँ पर हैं। सर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, एक चीज यहाँ पर जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसा हमने बात की कि सरकार लोग चुनते हैं और उसके बाद जैसी सरकार रहेगी वैसे आगे की प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन यहाँ पर सरकार तो काफी सालों से लोग चुनते हुए आ रहे हैं, गरीबी आप देख ही रहे होंगे, शिक्षा के हालात आप देख ही रहे होंगे। और बात रही भारत देश को शून्य गरीबी का लक्ष्य जो मिला है वो हासिल करने की, 2030 तक का लक्ष्य मिला हुआ है। अब अभी का सिनेरियो देखते हुए अगर हम 2030 की कल्पना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से सरकार अपना जो है वो काम करती नजर आएगी तो लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो पाएंगे। आपने कहा कि पॉलिसीज आ रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, तो मैं वही लूप होल्स जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या कमी रह जा रही देखिए, 2030 का हमारा लक्ष्य अगर हम रखते हैं, तो जिस है। रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी होंगी, लेकिन काफी कमजोरियां भी है, काफी ऐसी भी चीजें हैं जहां हमें ज्यादा ध्यान ध्यान देने की जरूरत है। एक बात गरीबी की, रोजगार की, हम्म। जो हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी बात न्याय की, और कानून और व्यवस्था की। हमने देखा है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही कमजोर हो चली है, कि जहां अभी ये हम्म। बंगाल की डॉक्टर की हत्या का मामला सारे देश में चर्चित है, और वो तरह तरह की बातें उसमें, राजनीति और सब चीजें आ रही हैं। बहरहाल, आज हमारे न्यायालयों में लाखों की तादाद में वर्षों तक के मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। ये क्यों हो रहा हम्म। है? हमने संविधानिक जिम्मेदारी जो हमारे देश के प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनके लिए, जो वो संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि दे मस्ट प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस। जहां हम फेल हो गए, आज हम्म। हमारे अदालतों से विश्वास लोगों का कम होता जा रहा है, इसलिए कि न्याय प्रणाली की रफ्तार जो है वो बहुत धीमी है। इतनी धीमी है जी। कि कभी कभार लोग अपनी सारी उम्र अदालतों के चक्कर लगाते हैं, और तारीख पे तारीख लेकर सिर्फ मायूस होकर घर जाते हैं, और उनको फैसला मिलता नहीं, न्याय होता नहीं। तो इस बारे में विशेष तौर पर हमारे प्रशासनिक जो अथॉरिटीज हैं उनको विचार करने की आवश्यकता है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कि हमें जब तक के हमारी न्याय प्रणाली में सुधार नहीं आएगा, हम स्पीडी हम्म। जस्टिस के वादे को पूरा नहीं करेंगे, तब तक लोगों का विश्वास न्यायालय, न्याय प्रणाली पर घटता रहेगा। और नतीजे के हम्म। तौर पर जो व्यवस्था है, कि जो लॉ एंड ऑर्डर है या रूल ऑफ लॉ है, वो नुकसान उठाता है, और लोगों को बिल्कुल। गुनाह गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपने न्याय प्रणाली की बात की तो वही बात सामने आती है कि जिस देश की न्याय प्रणाली ही सही नहीं है तो फिर उस देश में न्याय कैसे हो सकता है ना। तो जैसा कि आप अच्छे वकील हैं तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि न्याय प्रणाली जो है उसमें काफी सारे लोग उसमें रहते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति चाह रहा है कि ये केस जल्दी सॉल्व ना हो। आखिर कहाँ से ऐसा प्रेशर रहता है कि लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है, 10 10 12 12 साल लोगों को घसीटा जाता है, उसके बाद भी कुछ सामने तथ्य पड़े हुए हैं लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आता तो देखिए, इस है, ऐसा संदर्भ क्यों? में मैं दर्शकों को आपके ये बताना चाहूंगा कि जी। मैंने जो 6 वर्ष का राज्यसभा में काल पाया था, उसमें से
5 वर्षों तक के मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस का मेंबर रहा, के सदस्य होने जी। के नाते मैंने बहुत से सुझाव दिए। मैंने उसमें हम्म। सबसे पहली प्राथमिकता इसी को दी है कि इंस्टेंट जस्टिस, प्रॉम्प्ट जस्टिस। अगर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये पूरी हम्म। यूनिवर्स दुनिया भर में ये बात मानी जाती है। तो हमारे यहाँ तो जस्टिस डिलेड तो रूल है, एक्सेप्शन जो है वो प्रॉम्प्ट जस्टिस है। तो अगर आप, हम्म। इसके कई कारण है। पहली एक चीज तो ये कि सरकार ने, हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट में जुडिशरी के लिए कुछ और रकम देने की आवश्यकता है, ताकि कोर्टों का निर्माण हो, जजों की नियुक्ति हो। आज हमारे यहाँ प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन के मुताबिक जज का, वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमजोर है। और देशों में जितने लोगों के लिए एक जज होता है, उससे 10 गुना जज लोगों के लिए भी हमारे पास जज नहीं है। हमारे जजों की जो संख्या आज है वो 3-4 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जजों की जी। नियुक्तियां होनी चाहिए, न्यायालयों के निर्माण होने चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्टों को बढ़ाना चाहिए। ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन के बारे में इतना शोर होता है, लेकिन हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। मैंने कहा है, ये अब मिसाल के तौर पर लेटेस्ट एग्जांपल, ये कलकत्ता के डॉक्टर की हत्या का गंभीर मामला है। उसमें कहा 15 दिन या 30 दिन में तफ्तीश मुकम्मल होनी चाहिए, उसके बाद 15 दिन या 30 दिन में सर ट्रायल हो एक होनी सवाल मेरा चाहिए, है, थोड़ा शिक्षा हो थोड़ा जानी है। शिक्षा कटाक्ष अगर तो आप है इसमें। ऐसे मैं व्यक्ति इसमें को, ये कहना अगर आप, चाहूंगी सर कि जो केसेस डिले होते हैं, जैसे कोलकाता का जिक्र बार बार हो रहा है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, सारे तथ्य सामने रखे हुए हैं, दोषी कौन है जाहिर तौर पे पता होगा, सारी चीजें पता है, लेकिन रिजल्ट नहीं सामने आ रहा है। अगर जस्टिस जो है वो रैपिड होने लगा, विद टाइम होने लगा, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को इससे लॉस होगा क्या? देखिए तभी तो सरकार, गवर्नमेंट सामने नहीं है। देखिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभी जैसे एक कलकत्ता का तो एक मिसाल है। रोजाना जी। हमारे यहाँ इस तरह की हत्याएं होती हैं, बलात्कार बिल्कुल। होते हैं, डकैतियां होती हैं, सब कुछ होता चलता चला है। जिसे हम्म। गंभीर गुनाह जो होते हैं, जिसमें शिक्षा का प्रावधान है कि सजा मौत दी जा सकती है या उम्र कैद दी जा सकती है, कम से कम हम्म। ऐसे गुनाहों के बारे में बगैर फास्ट ट्रैक के वो मुकदमे नहीं चलने चाहिए। और तफ्तीशी अमला जो है, हमारे पुलिस वाले हैं या क्राइम जी। ब्रांच है या सीबीआई है या दूसरे जो एजेंसीज हैं, उनको भी इस बात की ताकीद कानून के जरिए होनी चाहिए कि आपकी हम्म। तफ्तीश जो है वो 6-6 महीने, साल साल भर और 2-2 साल भर तक न चले। आप हम्म। एफएसएल की रिपोर्ट मांगते हैं, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसके लिए आप महीनों तक दौड़ते रहते हैं। ये सब कौन से जमाने की बात है? अभी तो हमने देखा है कि एडवांस मुल्कों में आज गुनाह हुआ, कल इंक्वायरी हुई, 2 दिन में उसको कोर्ट में खड़ा किया, और चौथे दिन उसको शिक्षा हो जाती है। कि हम लोग कुछ सीख क्यों नहीं पाते इससे? फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे ट्रायल चले, तब मामला कुछ दिनों में ही खत्म करके चालान दाखिल कर दिया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ देशों से तो ऑन द स्पॉट एक्शन लेने की, ऑन द स्पॉट जो एक्शन लेते हैं कुछ देश जो है, कि अगर कहीं पर बलात्कार हुआ तो ऑन द स्पॉट अपराधी का जो है वो कुछ ना कुछ उसके साथ उसको सजा दी जाती है। तो यहाँ से प्रेरणा नहीं ली जा रही है, भारत देश में चल रहा है जैसे चल रहा है, धीरे धीरे जो स्लो प्रोसेस होती है वो चलती आ रही है, और कहीं ना कहीं इससे जो भारत के नागरिक हैं उनको तो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, और लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ हो चुकी है कि लोग इसमें ज्यादा इंडल्ज होना नहीं चाहते। शिक्षा को देखिए, लेकर एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, जस्टिस के मामले में, क्या लोगों में भी जागरूकता की कमी है? शिक्षा से इसको हम अगर रिलेट करते हुए चले तो। देखिए आपने जिस तरह से ये सब्जेक्ट बनाया है कि 2030 का लक्ष्य रखा है, तो हमारे पास 6 वर्षों का काल अभी है, 2030। हम अपने देश को अगर जी। सुधारना चाहते हैं, वाकई में तरक्की करके डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आगे जगह पाना चाहते हैं, तो हमें अपना फौजदारी कानूनी निज़ाम को बदलना होगा। ये सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस को हिंदी में बदल कर नाम बदल देना या नए कानून ले आने से काम नहीं चलेगा। आपको इसके अंदर कमिटी बैठाल कर कि किस तरह से गंभीर मुकदमों के फैसले तुरंत किए जा सकते हैं, उस पर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। और ये अगर नहीं करोगे तो कहीं से सुधार नहीं होगा। किसी भी
देश की सिविलाइज, कितना सिविलाइज्ड है ये देश, इसका नापदंड जो है वो इससे किया जाता है कि उनकी जेलों में कितने लोग पड़े हुए हैं। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की जेलों में लोग पड़े हुए हैं और उनका न्याय नहीं हो रहा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। तो सर, जैसे स्नेहा ने भी सवाल किया था, शिक्षा को लेकर बात की थी, तो मैं महाराष्ट्र, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा महाराष्ट्र के ट्रैक पर लाना चाहूंगी और महाराष्ट्र की बात आपसे करना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। जिस तरह से अगर मैं शिक्षा की बात करूं या गरीबी की बात करूं, तो आप महाराष्ट्र को आने वाले 6 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र भी इसी देश का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में भी न्याय व्यवस्था का वही हाल है जो और जगहों पर है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी अभी 4-4 बरस की बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, बम्बई में, बम्बई के करीब। तो ये महाराष्ट्र में भी मुकदमे 20-20, 25-25 साल तक बस तय नहीं होते। तो ये तो एक बीमारी जो है वो सारे देश की है, वो चाहे तो तो वेस्ट ठीक है, मैं बंगाल हो या समझ रही हूँ। महाराष्ट्र। मैं समझ रही हूँ सर, ये तो न्याय व्यवस्था की बात हो गई, और जिस तरह से आए दिन अत्याचार होते आ रहे हैं, ये देश भर में चल रहा है और आए दिन चलता रहता है। लेकिन गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, तो वहां पर महाराष्ट्र अभी कहाँ पर है? नहीं, देखिए, अच्छा काम अगर हो रहा है तो हम उसकी सराहना करेंगे। आप बीमारी की बात करें या आप शिक्षा की बात करें, जहां भी जिस हम्म। फील्ड में भी अगर कोई सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो हमें उसको सराहना चाहिए, इसमें कोई दो हम्म। राय नहीं है। लेकिन जितनी हमारे देश की डिमांड है, आवश्यकता है, उतना काम जी। नहीं हो रहा है। शिक्षा में भी हम हाँ। पीछे हैं, हम लोग चिकित्सा में भी पीछे हैं। अस्पतालों में लोग मर जाते हैं, पहुंच नहीं पाते अस्पताल तक, एम्बुलेंसेस कम है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं कम है। गाँव में, शहरों को छोड़ दीजिए आप, लेकिन महाराष्ट्र के भी रिमोट गांव में आपको बड़े अस्पताल नहीं मिलेंगे, बड़ी शिक्षा बिल्कुल। के क्लासेस नहीं मिलेंगे, स्कूल्स नहीं मिलेंगे, कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। और 2030 तक के हमारे पास समय है कि अगर हम इस फील्ड पर गंभीरता के साथ विचार करें तो जरूर कुछ हो पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं एक चीज जानना चाहूंगी। ऐसा देखा गया है अक्सर, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात करूं, माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करूं, तो शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम्स अक्सर कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे देखे गए हैं बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जैसे जैन हुए, सिख्स हुए। अगर आपकी मैं बात करूं, तो आपने भी मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन डिमांड किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एजुकेशन के सेक्टर में। तो आखिर ऐसा क्यों क्यों मुस्लिम्स मतलब कहीं थोड़े पीछे देखे जाते हैं? देखिए, ये इसको मैं ये जो आपकी बहस जो आपने छेड़ी है, इसको हम्म। समाप्त करते समय मैं यही कहूंगा कि ये नहीं कि हम पीछे चले गए हैं, हम रेस हाँ। में हैं, बिल्कुल। पूरे विश्व के साथ में हम बिल्कुल रेस में है। और उस रेस में हम थोड़े कमजोर कहीं पड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहां हमें अपनी रफ्तार को बढ़ाना होगा ताकि हम रेस जीत सके, हम आगे बढ़ सके। हमारे पास अगर 6 वर्ष का अभी काल है, आज भी अगर हम अपना रवैया थोड़ा चेंज करें और अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन प्राथमिकताओं के को सामने रखते हुए कदम आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है 2030 में भारत एक महान देश बन सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।